हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एडुएट क्लासेस। मैं शिवांग और आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको एक अच्छा आंसर लिखना है, किस तरीके से अच्छे तरीके से हमको आंसर राइटिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टिप्स आंसर राइटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी यूपीएससी का क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको 2 बार पढ़ना है एटलीस्ट। और उसको पढ़ने के बाद में हमको ये याद रखना है कि जो भी हम आंसर लिखेंगे वो आपका वर्ड लिमिट में होना चाहिए। जो उस क्वेश्चन में वर्ड लिमिट दे रखी है, जो वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको फुली अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें जो भी कीवर्ड्स दे रखे हैं उनको हम देखेंगे। ओके, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है टॉपिक और दूसरा होता है आपका डायरेक्टिव। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मैंने एक लिया है, गांधीयन स्ट्रेटजी ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह हैड इट्स ओन लिमिटेशंस एग्जामिन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक क्या है, टॉपिक बोल रहा है कि जो गांधीयन स्ट्रेटजी थी नॉन वायलेंस की और सत्याग्रह की, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टिव की हमें उनको एग्जामिन करना है। ओके, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिटेशंस बतानी है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करें कि जो गांधी की जो स्ट्रेटजी थी नॉन वायलेंस की और सत्याग्रह की, इनके बेस पे अगर हम सिंपल सा इनकी लिमिटेशंस जो है वो लिख दें। ठीक है, उसके साथ साथ ये लिख दें कि इसने किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल को अफेक्ट किया, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको जो मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टिव है आपका वो आपका दे रखा है एग्जामिन। जो डायरेक्टिव है आपका वो यहाँ पे आपका दे रखा हुआ है एग्जामिन। ठीक है, तो हमें एग्जामिन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो पूरी की पूरी जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, इसको क्या करना है हमको डीपली इसको सबसे पहले एनालाइज करना है टॉपिक्स को कि उसके कॉजेस क्या क्या है, उसके बाद में हमें उसको एग्जामिन करना है। तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि रियल में अगर हम देखेंगे ठीक तरीके से जो एग्जामिन है इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से और डायरेक्टिव हैं जो आपके यूपीएससी का जो एग्जाम है उनके क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपका है एग्जामिन है, ठीक है, कमेंट है, उसके साथ एनालाइज है, इवेल्युएट है, डिस्कस है, क्रिटिकली एग्जामिन है, क्रिटिकली कमेंट है, क्रिटिकली एनालाइज है एंड एसेस है। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी डायरेक्टिव्स को एक एक करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन को। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आपका एग्जामिन डायरेक्टिव आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपका टॉपिक है उसमें डीप में जाना है और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी है। उसके साथ साथ उसकी एवरी डिटेल्स जो छोटी से छोटी है उसमें जाना है। और हमें देखना है कि जो भी आपका टॉपिक है उसके लिए पर्टिकुलर कॉजेस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या क्या रीजंस थे जिस वजह से ऐसा हुआ। जैसे कि इस गांधी वाला जो स्ट्रेटजी है नॉन वायलेंस की और सत्याग्रह की, उसमें बोला है लिमिटेशंस, तो हमें ये देखना है कि जो भी लिमिटेशंस थी वो क्यों थी, उसके कॉजेस क्या थे यहाँ पे। ठीक है, और जो भी हमें एक क्या करना है, एक आंसर लिखना है बैलेंस रिव्यू करके और एक वर्ड लिमिट में लिखना है उसको। इस तरीके से हमको इस आंसर को लिखना है। अब जैसे कि नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन के बारे में। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग डिमांड्स फॉर बैन ऑफ एंडोसल्फान इन द कंट्री, क्रिटिकली एग्जामिन द इशूज इन्वॉल्व, वाट इन योर व्यू शुड बी डन इन द मैटर। तो बोल रहे हैं कि अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आपका ये जो एंडोसल्फान एक आपका जो इंसेक्टिसाइड है जो कि इंडिया में कई जगह यूज होता है, तो हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है क्यों लोग इसको डिमांड कर रहे हैं कि इस एंडोसल्फान जो इंसेक्टिसाइड है उसको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक मतलब कि अपना व्यू देना है इस मैटर पे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आपका डायरेक्टिव है वो आपका है यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन, हमें यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो जब भी क्रिटिकली एग्जामिन की बात आती है तो हमको सिंपल क्या करना पड़ता है, इसके दोनों एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, एक गुड वाला भी और बैड वाला भी। ठीक है, जैसे कि एंडोसल्फान के बैन करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम एंडोसल्फान के जो यूजेस हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, मीन्स कि इसके जो प्रॉज हैं वो भी देखेंगे, उसके साथ साथ जो इसके कॉन्स है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और सेकंड है यहाँ पे कि किस लिए इसको बैन करना चाहिए, क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से इनको बैन करना चाहिए, और उसके साथ में ही हमको क्या करना है, एक अनवाइज्ड कंक्लूजन देना है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्रिटिकली एग्जामिन वाले क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ता है।
अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्रिटिकली सफिक्स्ड और प्रीफिक्स्ड टू द डायरेक्टिव। जो आपका क्रिटिकली होता है वो डायरेक्टिव के या तो आगे लगा होता है या पीछे लगा होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इनके गुड और जो बैड होते हैं दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें एक फेयर जजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग डिमांड्स फॉर बैन ऑफ एंडोसल्फान। अब आप देखेंगे जो एंडोसल्फान एक इंसेक्टिसाइड है, इसकी वजह से होता क्या है, आपका ये जो है क्रॉप जो होती हैं उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके यूज करने से क्या होता है, जैसे कि इसका होता है बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। जब ये एंडोसल्फान इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है फील्ड्स में, ठीक है, जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, तो जितनी भी फूड क्रॉप्स वगैरह होती हैं इनमें इसका क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस वजह से जब बार बार इसका बायो मैग्निफिकेशन होता है उस कंडीशन में बहुत सारी डिसीज वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके एंडोसल्फान के यूजेस भी बताने हैं कि ये इंसेक्टिसाइड्स जो है और इंसेक्ट से जो क्रॉप जो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उनसे बचाने के लिए इनका यूज करते हैं। और इसके जो कॉन्स हैं, ये इसको बैड एस्पेक्ट है, उसमें आपको बताना है किस तरीके से ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में हेल्प करता है, जिससे बहुत सारा क्रिटिकल जो डिसीजेज हैं वो आपकी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका एक फेयर जजमेंट देना है कि जो एंडोसल्फान है उसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप कुछ और ओपिनियन दे सकते हैं वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि एंडोसल्फान अगर आप देखेंगे जो केरला स्टेट है वहाँ पे ये कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ठीक है, और जो कर्नाटका है वहाँ पे भी बैन किया गया है 2011 में। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे बाकी के कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने भी धीरे धीरे इस एंडोसल्फान इंसेक्टिसाइड को बैन कर दिया है। तो आपको बताना है कि हमें इन जो एंडोसल्फान की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से इसको किस तरीके से हमें डील करना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब सबसे पहले गुड एस्पेक्ट बताना है, उसके बाद में बैड एस्पेक्ट बताना है, उसके बाद में हमें एक फेयर जजमेंट देना है, कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन में आप जैसे कि ये कंक्लूड कर सकते हो इसमें कि जो एंडोसल्फान है उसको पूरे तरीके से बैन करने की बजाय जो आपके फूड क्रॉप्स हैं उन पे इसको बैन कर देना चाहिए। बाकी की जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, मींस पार्शियली इसको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप कंक्लूड भी कर सकते हो और उसके साथ साथ जो वे फॉरवर्ड है वो भी आप बता सकते हो। तो वही यहाँ पे है आपका क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका कमेंट एंड क्रिटिकली कमेंट के बारे में। ये जो आपका कमेंट डायरेक्टिव है ये आपका यूजुअली देखने को मिलेगा किसी फेमस पर्सनैलिटी जो है, ठीक है, उसने कोई स्टेटमेंट दे रखी हो किसी फेमस पर्सनैलिटी ने, उसके साथ साथ में ही कोई स्टेटमेंट जो किसी फेमस बुक से निकाली गई है, उसके बाद में आपका ये जो डायरेक्टिव है कमेंट वाला ये आपका दिया जाता है। तो इसमें कमेंट वाले डायरेक्टिव अगर दिया गया है किसी क्वेश्चन में तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है उनको पिकअप करना है। ठीक है, उसके साथ में ही क्या करना है, हमको एविडेंस और आर्गूमेंट के बेस पे उन पॉइंट्स पे अपनी ओपिनियन देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है आपका जो भी ओपिनियन है वो आपका उसके लिए भी हो सकता है और उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, लेकिन आप ये जो भी अपना ओपिनियन देंगे वो एविडेंसेस के बेस पे ही देंगे। ठीक है, बिना एविडेंसेस के बेस पे हमें कोई भी ओपिनियन नहीं देनी पड़ती है इस तरीके के डायरेक्टिव होने पर। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास चांस होता है, हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने रीडिंग्स करी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की उनके बेस पे हम अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, देयर इज एन अर्जेंट नीड for the planning commission to revise the chapter on health in 12th 5-year plan document। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है आपका जो प्लानिंग कमीशन है उसको जो हेल्थ का चैप्टर है वो रिवाइज करना चाहिए 12th 5-year प्लान में, और इस पे हमें कमेंट करना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका GS1 में 2012 में आया था यूपीएससी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्या करना है, अगर इसका आंसर लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका हेल्थ का सेक्टर है, ठीक है, और इस के बेस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करना है कि किस तरीके से जो आपका 12th 5-year प्लान है उसमें अर्जेंट नीड है, किस तरीके से हमें हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने ओपिनियन देने पड़ेंगे, लेकिन जो भी आप ओपिनियन दोगे वो आपके एविडेंस बेस पे होने चाहिए। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री होते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी जो हेल्थ सेक्टर है उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उनको हमें मैंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना ओपिनियन है वो देना पड़ेगा, और जो भी हम ओपिनियन देंगे वो हम देंगे एविडेंसेस के बेस पे। और जो एविडेंसेस है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, रिपोर्ट्स और कमेटीज जो हैं उनके डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है,
WHO की रिपोर्ट है या डिफरेंट रिपोर्ट्स है आपकी, या जो कमेटीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, उसके बेस पे हम एक प्रॉपर ओपिनियन देंगे और एविडेंस के बेस पे ओपिनियन देंगे। ये करना पड़ता है हमको कमेंट वाले क्वेश्चंस में। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्रिटिकली कमेंट वाले में, तो यहाँ पे जो क्रिटिकली वाला कमेंट का जो डायरेक्टिव अगर दिया जाता है किसी क्वेश्चन में, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, अपनी ओपिनियन ही देनी पड़ती है जो मेन पॉइंट होते हैं उन पे। लेकिन हमें करना क्या पड़ता है, जब भी हम क्वेश्चन को लास्ट में एंड करते हैं, तो एंड करते टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एक फेयर जजमेंट देना पड़ता है कि जो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखी है वो स्टेटमेंट कितनी सही है और वो स्टेटमेंट कितनी सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो बोल रहा है क्रिटिकली कमेंट ऑन द एक्सटेंट, स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन इंडिया। इंडिया में जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उनका एक्सटेंट कितना है, स्कोप कितना है और क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, उसके बारे में क्रिटिकली कमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, जो जो मेन पॉइंट्स हैं उसके एक्सटेंट के, कहाँ तक वो एक्सटेंट हुआ है, क्या क्या स्कोप्स हैं इसके, फ्यूचर में कितना ज़्यादा और ज़्यादा हार्ड हो सकता है, कितना ज़्यादा और मुश्किल हो सकता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करना, ठीक है, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, इन सभी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मली यहाँ पे मान लो एक्सटेंट, स्कोप और इम्प्लीकेशंस दे देंगे तो यहाँ पे आपका एक जनरल आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिमांड क्या बोल रहा है, डिमांड बोल रहा है हमें कि जो भी आपका एक्सटेंट है, ठीक है, कितना एक्सटेंट हुआ है या स्कोप है, आगे फ्यूचर में क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, तो जो भी हमें यहाँ पे ओपिनियन देनी है वो हमें अपने एविडेंस बेस पे देनी है। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है कि ओपिनियन ऑन हाउ डायर द सिचुएशन, जो सिचुएशन है वो कितनी डेंजर है, कितनी खतरनाक है, उसके साथ साथ जो आपका जो हमारा नेशन है और जो यहाँ के पीपल्स है उनकी जो हेल्थ है, उनकी वेल्थ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से। तो इसमें हमने देखा कमेंट एंड क्रिटिकली कमेंट को। तो इसमें हमें क्या करना है, जो कमेंट वाला है और जो क्रिटिकली कमेंट वाला है, दोनों में ही हमको करना क्या है कि जो मेन पॉइंट्स है वो हमें पिकअप करने हैं और जो भी हमें अपनी ओपिनियन देनी है वो एविडेंस और आर्गूमेंट के बेस पे देनी है। बिना एविडेंस के बेस पे हमें ये जो भी ओपिनियन है वो नहीं देना है। ठीक है, तो आपके ये जो एविडेंस है या जो आर्गूमेंट्स है वो आएंगे कहाँ से, तो वो आएंगे डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स है उनकी जब वाइड रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग करने से ही हमको ये जो ओपिनियंस है वो मिलेंगे एविडेंस बेस्ड पे। ओके, इनको हम मेंशन करेंगे आंसर राइटिंग में। और क्रिटिकली कमेंट में बस इतना सा हमें चेंजमेंट करना है कि जो भी हमने एविडेंस दिए हैं या जो भी हमने ओपिनियंस दिए हैं, लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे हमें एक फेयर जजमेंट देना जाके। जैसे कि अगर आप देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वाले क्वेश्चन को ये क्रिटिकली कमेंट दे रखा है, इसका मतलब है कि हमें पूरा का पूरा जो भी है बताने के बाद में हमको लास्ट में जाके एक फेयर जजमेंट देना है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही आप बताएंगे कि क्या क्या और यहाँ पे हो सकता है इस सेक्टर में। ठीक है, इस तरीके से हमको एक फेयर जजमेंट देना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज को। अब ये जो आपका एनालाइज होता है इसमें हमें क्या करना है कि जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे हमें क्या करना है, इसमें इनका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद में उनके हर एक पार्ट को एग्जामिन करना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपका एनालाइज टर्म होता है ये आपका एग्जामिन से ब्रॉडर टर्म होता है। एग्जामिन में क्या करते थे हम, केवल पूरा का पूरा होल जो टॉपिक था उसके जो इश्यूज थे उनको एग्जामिन करते थे। ठीक है, लेकिन एनालाइज वाला जो है उसमें हमें क्या करना है कि जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसको सेक्शन में डिवाइड कर देना है और सेक्शन में डिवाइड करने के बाद उसके हर एक पार्ट को हमको क्या करना है, एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, कन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी आर नॉट सो मच सोशल एज दे आर इकोनॉमिक इन नेचर। एनालाइज बोल रहा है कि जो भी इंडियन सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट है वो इकोनॉमिक ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सोशल। ठीक है, आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरे क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में जैसे कि डिवाइड हो रहा है ये आपका, ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट आपके एराइज हो रहे सोशल फैक्टर से और दूसरे जो आपके कन्फ्लिक्ट एराइज हो रहे इकोनॉमिक फैक्टर से। तो हमें क्या करना है, इन कन्फ्लिक्ट्स जो है इनको लिखना है, उसके बाद इनको हमें एग्जामिन करना है। ठीक है, हर एक पार्ट को, मीन्स जो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है उनको भी हमें एग्जामिन करना है और जो सोशल फैक्टर्स है उनको भी हमें एग्जामिन करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो अपना आंसर है उसको कंक्लूड कर देना है। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, ये आपका इस तरीके से इजीली आपका जो है आंसर लिख सकते हो आप। अगर यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्रिटिकली एनालाइज को, तो क्रिटिकली एनालाइज में भी हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो भी पर्टिकुलर जो टॉपिक होगा उसको सेक्शन में डिवाइड करके हमें उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में क्या करना पड़ता है, हमको कंक्लूजन जो देना पड़ता है वो फेयर जजमेंट के साथ में देना पड़ता है कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर बात हो रही है इकोनॉमिक फैक्टर की, या जैसे कि पर्टिकुलर बात हो रही थी इस क्वेश्चन में सोशल फैक्टर्स की, तो हमें अगर यहाँ पे दे रखा होता है क्रिटिकली एनालाइज, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके जो भी फैक्टर्स थे उनको एग्जामिन करने के बाद में एक कंक्लूजन देना था फेयर जजमेंट कि किस तरीके से जो आपका इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे इन कंपेरिजन टू सोशल सेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपका क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चन को समझने के लिए जो एग्जाम्पल दिया है वो दे रखा है, एनालाइज क्रिटिकली द इंटरलिंकेज बिटवीन द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो भी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन है और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी थी, जो जेनेटिक रिसोर्सेज वाले जो प्लांट्स हैं फूड और एग्रीकल्चर को लेकर के, उनके बीच में इंटरलिंकेज क्या है, इसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट करना है यहाँ पे जो आपका कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रीटी दे रखी है आपकी जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर के, तो इनको क्या करना है, मैं दोनों को सेपरेट करके इनको एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद में इनकी जो इंटर रिलेशनशिप है उसको एग्जामिन करना है और लास्ट में क्या करना है, हमको आके एक फेयर जजमेंट देना है, कंक्लूड करना है आके इसको। ठीक है, जैसे कि हमें देखना है इसमें कि हार्मनी है इन दोनों के बीच में या नहीं है, या फिर अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो वो हमको बताना है, और फिर लास्ट में जब कंक्लूजन करेंगे तो वहाँ पे हमें फेयर जजमेंट देना है कि जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो जो आपका कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के और जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर के, इनमें हार्मनी कितनी है और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स कितने हैं। ओके, इस तरीके से हम एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं इवेल्युएट एंड डिस्कस को। ठीक है, ये आपका ये जो इवेल्युएट है एंड डिस्कस है, इसमें हम देखेंगे जब भी आपसे पूछा जाता है इवेल्युएट, तो इवेल्युएट का मतलब होता है हमें क्या करना पड़ता है कि एक साउंड जजमेंट देना है, मतलब कि ऐसा जजमेंट देना है कि जो कि अच्छा खासा जजमेंट हो। ठीक है, जो भी आपकी स्टेटमेंट दे रखी होती है उसके बेस पे, और उसके साथ ही हमें जजमेंट के साथ में जो भी जजमेंट देना पड़ता है वो एविडेंस के बेस पे देना पड़ता है। ये नहीं होता है कि ऐसे ही कोई भी हम जजमेंट दे देंगे। ठीक है ना। अब इसमें सबसे बढ़िया बात क्या होती है, इसमें स्कोप होता है कि हम अपनी पर्सनल ओपिनियन में यहाँ पे अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, इस इवेल्युएट वाले क्वेश्चंस में जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसमें बोल रहे हैं कि हैज़ द आरटीआई मेड अ नोटिसेबल इम्पैक्ट ऑन आवर गवर्नेंस सिस्टम इवेल्युएट। तो बोल रहा है कि जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट 2005 में जो आया था, उसने क्या किया है, जो गवर्नेंस सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। अब किस तरीके से इम्पैक्ट किया है वो आपको यहाँ पे इवेल्युएशन करके बताना पड़ेगा। अब जैसे कि बोल रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना है कि ये जो भी आरटीआई है अगर इसने अप्रेज किया है तो हमें क्या करना है, इसके बेस पे एविडेंस देने हैं, और उसके साथ में एविडेंस के साथ साथ में क्या करना पड़ता है, इस पूरी स्टेटमेंट को हमें इवेल्युएट करना है कि किस तरीके से इसने गवर्नेंस पे इम्पैक्ट किया है, और इसमें हम अपनी ओपिनियंस भी दे सकते हैं अगर कोई इशू है। ठीक है, या फिर किस तरीके से इसके अच्छे इम्पैक्ट हुए हैं, किस तरीके से इसके बुरे इम्पैक्ट हुए हैं, इसके तरीके से हमें इवेल्युएशन करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है डिस्कस, अगर डिस्कस वाले में आप देखेंगे दिस इज एन ऑल एनकम्पासिंग डायरेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके डायरेक्टिव हमने अभी तक पढ़े वो सभी के सभी इनडायरेक्टली इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी डिस्कस वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हमें डिबेट करनी पड़ती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, जैसे कि उसके रीजन्स देने पड़ते हैं, अगेंस्ट में भी देने पड़ते हैं, उसके फेवर में भी दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बोला गया है डिस्कस द कॉन्टेंशियस इशूज दैट हैव कॉज्ड द प्रोलॉन्ज्ड कॉन्स्टिट्यूशन लोगाज्म इन नेपाल। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था लंबे अरसे से, उसमें कई सारे विवादास्पद इशू हो रहे थे, जिस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका एग्जिस्टेंस में नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे इशूज बताने हैं, उनको डिस्कस करना है अच्छे तरीके से। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा है कि ये जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पा रहा था नेपाल में, उसके अगेंस्ट में और उसके फेवर में जो भी इशूज है उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जामिन करना है, और उनके जो रीजन्स है वो भी यहाँ पे हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से
ये जो डिस्कस वाला जो क्वेश्चन है ये इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेनली हमें जो कॉजेस है उन पे यहाँ पे फोकस करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी ऑफ एन आंसर। आंसर की बेसिक एनाटॉमी क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आपका इंट्रोडक्शन है ये आपका मस्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा। जो भी आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि वो बताए कि नेक्स्ट जो आपके पैराग्राफ है उनमें आप क्या लिखने वाले हो। ठीक है, मीन सिंपली सी बात है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो लीड्स दे एग्जामिनर को कि आपका जो आंसर है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, हमको जो आर्गुइंग है वो स्टार्ट करनी है। जो भी इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जो डायरेक्टिव वर्ड दे रखा है उसके बेस पे उसके साथ क्या करना है, जो भी आंसर है उसको हमें स्प्लिट करना है कुछ छोटे छोटे से स्मॉल पैराग्राफ में। और जो हर एक प्रीवियस पैराग्राफ होगा वो इंडिकेट करेगा कि नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हम क्या बताने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो भी आप जब नेक्स्ट पैराग्राफ को लिखेंगे तो उसके बाद आपको फिर से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले कि जो आप क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिख रहे हो या फिर आप जो है अनडायरेक्शनल हो रहे हो। उसके साथ क्या करना है, हमको एक लॉजिकल कंक्लूजन देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है या जो भी आपका इंट्रोडक्शन में दे रखा है हमको उसको कंक्लूजन में जाके बार बार रिपीट नहीं करना है। ओके, अब इसमें क्या है कि जो भी आपका कंक्लूजन बनेगा वो आपका जो भी आपने इंट्रोडक्शन या जो बॉडी पार्ट में लिखा हुआ है वहां से दोनों का स्टेम होना चाहिए। मीन्स जो कि एक तरीके से बोल सकते हो कि जिस्ट मान सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि इस तरीके से जैसे कि वे फॉरवर्ड वगैरह है, सजेशंस वगैरह है, उसके फॉर्म में भी हो सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपने बॉडी पार्ट में लिखा है, ठीक है, उसी को आपको एक तरीके से कंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ये ना करें कि आपका ये जो भी कंक्लूजन है बिल्कुल आंसर से सेपरेट हो जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डोंट यूज जार्जन, डोंट बी वर्बोस, डोंट यूज फ्लावरी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। अब यहाँ पे जार्जन का मतलब है कि जो शब्द जाल है वो ना बनाए। ठीक है, ये ना करे कि डिफरेंट टाइप की जो वोकेबलरीज है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोकेबलरीज है वो आप डाल दो अपने आंसर में, जो एग्जामिनर भी ना समझ पाए। ठीक है, उसके बाद में बोला डोंट बी वर्बोस, मतलब कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस है, अगर आप कुछ वर्ड में लिख सकते हो उसको ज़्यादा लेंदी ना बनाओ। ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स का यूज ना करो। डोंट यूज फ्लोवरी एंड ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि है सिंप्लिसिटी विंस द हार्ट्स। ठीक है, जो सिंपली अगर लैंग्वेज यूज करोगे, सिंपल वर्ड्स यूज करोगे तो उससे ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, एग्जामिनर हैप्पी होगा आपके क्वेश्चंस को देख के, क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपका आंसर आप लिखेंगे उसमें डोंट डंप द फैक्ट्स, डोंट एग्जिबिट सुपरफ्लूअस नॉलेज। मीन्स जितनी आंसर में नीड है फैक्ट डालने की है, जितनी नॉलेज की नीड है उतना ही यूज़ करें, उसमें ज़्यादा फैक्ट्स को डंप ना करें। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज का यूज़ ना करें वहाँ पे। ठीक है, नहीं तो आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जैसा जैसा आपको बोला गया है क्वेश्चन में वैसा वैसा करें, टॉपिक में जितना पूछा गया है उतना बताएं, और जो भी डायरेक्टिव है उसको माइंड में रखें कि इस डायरेक्टिव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हमको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हाउ टू डू बेस्ट, किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग अपनी अच्छी करनी है। तो सिंपल सी बात है, वो आपकी होगी प्रैक्टिस से। आपको हर डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी डायरेक्टिव होंगे, डिफरेंट डायरेक्टिव, उनको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है, और जो डिमांड है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी एक वर्ड लिमिट में। ठीक है, और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, और आप थिंकिंग भी फास्ट कर पाओगे जब एग्जाम हॉल में जाओगे उस टाइम पे। अगर आप पहले से आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो वहाँ पे ना तो आपकी स्पीड निकलेगी, और उसके साथ साथ ही आप ना तो क्वेश्चन को थिंकिंग कर पाओगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि आपको पहले से ही एग्जाम हॉल में जाने से पहले अच्छे से ट्रेंड होना पड़ेगा, जिससे आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ जो भी क्वेश्चन का नेचर है उसको, और जिस तरीके से 3 आवर्स में अच्छे तरीके से मोस्टली जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होगा। ठीक है, आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो एग्जाम हॉल में चले जाते हैं। ठीक है, उनको यही नहीं पता होता डिफरेंट टाइप के जो डायरेक्टिव हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और वो सभी लोग एक नॉर्मल जनरलाइज आंसर लिख के आते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टॉप रैंक लेके आनी है तो सबसे पहले मस्ट है यहाँ पे कि जो भी नॉर्मल जो
आपका कट ऑफ जो मार्क्स होगा उससे आपके 100 मार्क्स ज़्यादा ही होने चाहिए। और ये जो आपका है तभी पॉसिबल होगा जब आप आंसर्स को करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे मोर एक्यूरेटली, ठीक है, अच्छे तरीके से आप आंसर्स को लिखेंगे, तभी आपका ये पॉसिबल है कि आपका जो टॉप रैंक है उसमें आ सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इस लेक्चर में आपको बताया कि किस तरीके से हमको आंसर राइटिंग करनी है। हमने यहाँ पे समझा कि ये जो डिफरेंट डायरेक्टिव थे आपके, एग्जामिन था, क्रिटिकली एग्जामिन था, कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, ठीक है, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इवेल्युएट एंड डिस्कशन, इन सभी डायरेक्टिव वर्ड्स को हमने देखा। और जो प्रीवियस जो आपके पेपर्स है यूपीएससी के, उनमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एक एग्जांपल दिया और उनको अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। तो आपने अब जब ये सब समझ लिया है तो आप आंसर राइटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। एक बार अगर आपने जो पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस है अगर वो फिनिश कर दिया है तो ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट हो पाओगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। So thanks for watching the video.